हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अच्छे होंगे। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम होने वाला है पाटलिपुत्र वैभवम। इसी के विषय में पूरे डिटेल से समझने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। इससे पहले जो है ना, चैप्टर 1 का पूरा टॉपिक को छोड़ दिया गया था, जिसका नाम है मंगलम। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के उसे अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम को गवाए अपना सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ दोस्तों, उससे पहले यदि आप लोग कॉपी कलम नहीं निकाले तो जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इस पॉइंट को आपको ऐड करना पड़ेगा। चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाना है, एकदम 400 प्लस नंबर ला कर एकदम सिद्ध करना है इस टॉपर फैक्ट्री को, और चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर बनना है, तो आपको अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पढ़ाई एक ऑप्शन होता है। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। क्रैश वैश कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, वो अलग चीज होता है। पढ़िएगा तभी आपका नंबर ज्यादा बूस्ट करता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है आपका? पाटलिपुत्र वैभवम, यही ना है। तो सबसे पहले जो है ना, पाटलिपुत्र वैभवम के विषय में जानेंगे कि आखिर यह चैप्टर क्या है और क्या पढ़ने को मिलेगा। आप सभी लोग बिहार स्टेट के होंगे, तो बिहार की राजधानी जानते हैं कि पटना होता है कि नहीं होता। तो उसी पटना को पहले के समय में क्या कहते थे? पाटलिपुत्रा के नाम से जानते थे। यानी कि पटना का सबसे प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था। ठीक है ना, उसी पाटलिपुत्रा के विषय में आज आपको कुछ रोचक जानकारी देखने को मिलेगी, और एग्जाम में भी इससे अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेशली निकलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है। देखिए, बोल रहा है ना कि यह जो है एक निबंधात्मक पाठ है। कैसा पाठ है? निबंधात्मक पाठ है। समझ गए ना? निबंध मतलब समझते हैं ना, कैसे आप लोग एस्से लिखते हैं, है ना, हमारे स्कूल पे लिखते होंगे, होली पर लिखते होंगे, लिखते कि नहीं लिखते हैं, उसी प्रकार से क्या यह एक निबंधात्मक पाठ है, यानी कि निबंध के जरिए आपको बताया गया पाटलिपुत्रा के विषय में। उसके बाद बोल रहा है क्या? जिसमें भारतवर्ष के महान नगर पाटलिपुत्रा के विषय में बताया गया। यानी कि देखिए, पूरे भारतवर्ष में पहले बहुत महान महान महानगर हुआ था। जैसे कि आप आगरा ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली ले सकते हैं, जैसे कि बुंदेलखंड ले सकते हैं, जैसे कि मालवा ले सकते हैं। उसी महान महान महानगर में सबसे बड़ा महानगर हुआ था, जिसका नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। बहुत ही प्राचीन समय से, समझ गए ना, बहुत ही प्राचीन समय से, जब हयक वंश, सुग वंश, नंद वंश या मौर्य वंश रह रहे थे। ठीक है ना, आप लोग अशोक का नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे, है ना। उस समय से पाटलिपुत्र एक महान नगर था, यानी कि बहुत ही प्राचीन समय का यह बात कर रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है ना कि वर्तमान समय में यह जो नगर है बिहार की राजधानी है। देखिए, वर्तमान समय में तो बताया ना आपको, अभी तुरंत बताया है कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था। ठीक है ना, तो यही बोल रहा है कि वर्तमान समय में बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या कि यह नगर जो है ना, अत्यंत गौरवशाली एवं ज्ञान की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए, अच्छा बात बोल रहा है कि यह नगर जो है शुरुआती समय से, यानी कि प्राचीन समय से ना, बहुत ज्यादा गौरवशाली रहा, तब ना इसको राजधानी बनाया गया था। कोई भी राज्य का राजधानी इसी तरीके से नहीं बनाया जाता। देखता है कि वहाँ कितना ज्यादा इनकम का सोर्स है, कितना ज्यादा वित्तीय यानी कि फाइनेंशियली कितना ज्यादा मजबूत है, कितना ज्यादा वहाँ रोजगार है, कितना ज्यादा जनसंख्या है, ये सब देखा जाता है, तभी बनता है। कैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है कि नहीं है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल कौन है? मुंबई है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? वही बता रहा है कि उस समय सोचिए कि यह नगर कितना महान होगा, कि उस समय अनेक राजा महाराजा ने बिहार की राजधानी जो है ना, पाटलिपुत्रा को एक महान नगर के रूप में घोषित किया था, और अनेक राजाओं ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ही बनाया था। फिर बोल रहा है ना, यह ज्ञान की भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। अब देखिए, ज्ञान की भूमि, बिहार की जो भूमि होती है ना, उसे ज्ञान की भूमि कहते हैं। देखिए, बिहार मतलब क्या होता है? बिहार मतलब बहादुरी, बिहार मतलब बुद्धिमत्ता, यानी कि बुद्धिमान से भरा हुआ है, और बिहार मतलब होता है, करने का मतलब बहादुरी हो गया, बिहार से बुद्धिमत्ता हो गया, अब बिहार का मतलब होता है बगावत। यह तीनों चीज में बिहारी जो है ना, बहुत आगे रहते हैं। देखिएगा, देश में कोई आंदोलन होता है ना, तो सबसे पहले बिहारी आगे होता है। चाहे देखिएगा, आपका कहने का मतलब होता है कि शुरुआती समय में जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भी बिहार से ही आंदोलन किया गया था। फिर देखिए, कहने का मतलब होता है जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था। फिर अग्निपथ, जो भी हाल फिलहाल में योजना हुआ था ना, अग्निपथ योजना, उसमें भी बिहारी लोगों ने सबसे पहले आंदोलन किया था। ठीक है, और बिहार मतलब देखिए ज्ञान की भूमि है ना, बिहार मतलब बुद्धिमत्ता या ज्ञान की भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, बिहार जो है ना, यह ज्ञान की भूमि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही पहले से प्रसिद्ध है। देखिए, महावीर को ज्ञान यही प्राप्त हुआ है, गौतम बुद्ध को ज्ञान यही मिला है। महावीर जो है ना, बोलने का मतलब चाणक्य को देखते होंगे, चाणक्य जैसे महान गुरु यही हुए थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म यही हुआ है ना। इसीलिए बिहार जो है ना, बिहार को ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है
कि यहाँ अनेकों विदेशी राजदूत करने का मतलब क्या है, जैसे कि फायान हो गया, जैसे कि मेगास्थनी जो है ना बिहार के राजधानी जो था पटना, जिसे हम प्राचीन समय में पाटलिपुत्रा कहते हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे अनेकों विदेशी राजदूत। ठीक है ना, देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ अनेकों लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। इसी प्रकार पहले भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो फाहियान हो गए, मेगास्थनीज हो गए, अनेकों विदेशी जो राजदूत है ना अपने पाटलिपुत्रा में आए थे, घूमने के लिए आए थे, राजा के दरबार में रहे थे और आकर के अनेक ज्ञान को अपने अपने पुस्तक में उन्होंने लिखा। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है, फाहियान का अपना अलग है, हर्षवर्धन ने सीयू की नामक पुस्तक लिखा, वहाँ उसने बताया है पाटलिपुत्रा के विषय में अच्छे तरीके से बताया। तो चलिए, ये था पाटलिपुत्रा वैभवम के विषय में कुछ सामान्य जानकारी था जो आप लोग लिख लीजिएगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये पूरा लिख दीजिएगा, तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब आप सभी लोग किताब निकालिए और किताब निकालने के बाद सभी लोग अच्छे तरीके से देखिए। अब जो हम लोग किताब को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप सभी लोग किताब निकाल लिए होंगे और कॉपी और कलम तो जरूर लेकर बैठेगा, तभी जो है आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि जानते हैं ना, संस्कृत में 100 में से कम 90+ नंबर तो लाना है ही है, चाहे जैसे भी है, समझ में आना। इसलिए बढ़िया तरीके से समझ के पढ़ना है और जिस प्रकार बताते हैं बस आप उसी पर कॉन्सेंट्रेट करिए, बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो हम लोग अब सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। सभी लोग किताब निकालिए और किताब पर फोकस करिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले बोला क्या गया है कि प्राचीन भारत में जो नगर है ना, प्राचीन भारत में यह जो नगर है, कौन सा नगर, पाटलिपुत्र जो नगर है, बहुत ही प्रसिद्ध रहा प्राचीन समय से। देखिए, 3 कालखंड होता है ना, एक होता है प्राचीन भारत होता है, एक मध्यकाल भारत होता है, एक आधुनिक भारत होता है। तो अभी जो है ना हम लोग आधुनिक काल में रह रहे हैं। ठीक है ना, आधुनिक काल में रह रहे हैं, तो यह प्राचीन समय से ही बहुत ही प्रसिद्ध रहा। यानी कि समझ जाइए कि आप जो है ना लगभग 400-500 BC से बात कर रहा है। ठीक है, 400-500 BC यानी कि बहुत पहले हो गया। आज से लगभग बोले तो लगभग 2500-2600 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, वही बोल रहा है। इसी के विषय में आप देखिए, दामोदर गुप्त जो है ना नामक जो है एक महान जो है कवि है, वह कुटिम काव्य के द्वारा बताते हैं। ठीक है, दामोदर गुप्त अब आते हैं। अब कौन आता है आपका, दामोदर गुप्त आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, दामोदर गुप्त आते हैं। और यह जो है ना पाटलिपुत्र के विषय में कुटनिम काव्य में कुछ बताते हैं। ठीक है, कुटनिम काव्य की रचना करते हैं और उसमें जो है ना पाटलिपुत्र के विषय में कुछ बता रहे हैं। अब क्या बताते उसको देखते हैं। अब यहाँ एक श्लोक आया, देखिए श्लोक जो है आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो श्लोक आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। बोल रहा है ना, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलग्रहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, यही ना बोल रहा है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, बोल रहा है ना कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक जो नगर है ना, यह ज्ञान तथा वैभव की दृष्टि से इंद्रलोक के समान है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, जो ये श्लोक आया है ना उसके बारे में मैं लिख देता हूं। बोल रहा है ना कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर ज्ञान एवं वैभव की दृष्टि से, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ज्ञान एवं वैभव की दृष्टि से किसके समान हुआ, इंद्रलोक के समान हुआ। पुरंदर का मतलब क्या होता है, इंद्र होता है। ठीक है ना, इंद्रलोक के समान हुआ। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि बोल रहा है ना कि पाटलिपुत्र प्राचीन समय से एक बहुत ही महान नगर हुआ है। ठीक है, इसके विषय में दामोदर गुप्त आते हैं और कुटनिम काव्य में बताते हैं ना कि पृथ्वी पर जो है ना पूरे पृथ्वी पर पाटलिपुत्र एक ऐसा नगर है जो ज्ञान, देख रहे ना, ज्ञान की भूमि एवं वैभव का मतलब यहाँ बहुत सुंदर सुरक्षा व्यवस्था लगाया गया था, बहुत सुंदर वृक्ष लगाया गया था, झाड़ी लगाया गया था, उसके विषय में बात कर रहा है। ज्ञान एवं वैभव की दृष्टि से इंद्रलोक के समान हुआ है। देख ना, इंद्रलोक के समान हुआ है। जैसे स्वर्ग लोक में कैसे रहते इंद्र भगवान, रहते कि नहीं रहते हैं, उसी प्रकार से बता रहा है कि इंद्रलोक के समान हुआ है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ना कि इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल में, यानी कि समझ गया ना, बुद्ध काल में पाटलिग्राम जो था गंगा नदी के तीर पर स्थित था। देखिए अब बात समझिएगा, यहाँ जो पाटलिपुत्र है ना,
पाटलिपुत्र जो है यह किस नदी के तट पर है? तो यह गंगा नदी के तट पर, यह ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी के तट पर है। किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। इस बात को नोट करिएगा कि जो पाटलिपुत्र यानी कि जो पटना है वह गंगा नदी के तट पर स्थित है और गंगा नदी उत्तर दिशा में यहाँ बहती है। और यहाँ गौतम बुद्धा, कौन सा भगवान बार बार आए हुए हैं? तो गौतम बुद्ध, समझ गए ना, गौतम बुद्ध यहाँ बार बार आए हुए हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, पता है ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, जिसे बोध गया कहते हैं ना, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनको वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लगातार 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किए थे, तो अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो समझ गए ना, गौतम बुद्धा जो है पाटलिपुत्र में अनेकों बार आए हुए थे। उस समय यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, आज भी है। फिर बोल रहा है क्या कि उन्होंने ऐसा बोला था कि यह नगर जो है ना, देखिए गौतम बुद्ध भविष्यवाणी कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था कि यह नगर एक दिन महानगर होगा। देख रहे हैं ना, गौतम बुद्ध जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, यह नगर एक दिन महानगर होगा, महानगर होगा, महानगर होगा। लेकिन यह 3 चीज से घिरा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 चीज, ये हमेशा यहाँ पूछता है, ठीक है ना, जो पूछता है मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। लेकिन यह 3 चीजों से हमेशा घिरा रहेगा। कौन कौन है भाई? तो एक है अग्नि, अग्नि यानी कि आग हो गया, एक हो गया बाढ़ हो गया, और एक हो गया आपका कलह यानी कि झगड़ा एवं लड़ाई। ये 3 चीज से हमेशा घिरा हुआ रहेगा, दिखेगा। आज भी पटना में अभी तुरंत हाल में अग्निकांड हुआ था, और देखते करिएगा जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था तो लगातार 6 वर्षों तक, 6 महीना तक जलते रह गया था। समझ गए ना, बख्तियार खिलजी जो आया था वही जो है नालंदा, जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय, आप लोग कभी घूमने जाइएगा वहां, उसको जला दिया था ना, तो 6 महीना तक वो जलते रह गया था। देख रहे हैं ना, अग्नि से घिर गया। बाढ़ देखबे करेगा, बिहार में नहीं बाढ़ देखने के, बाढ़ का हमेशा कहर मिलता है। देखते हैं ना, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी को ना बिहार का शोक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखबे करेगा पटना में हमेशा थोड़ा मोड़ा पानी बढ़ता ना तो पटना दहा जाता, ठीक है ना, ऐसा यहाँ का हाल है। नाला उला का व्यवस्था सही नहीं किया गया। फिर कलह, कलह का मतलब झगड़ा लड़ाई से भी घिरा रहेगा। समझ गए ना, कौन ऐसा जगह जहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं होता, वो भी करता है, लेकिन पटना में देखने को ज्यादा मिलता है, वही बोल रहा, ठीक है। तो देखिएगा गौतम बुद्ध बोले थे क्या कि यह नगर जो है एक दिन महानगर होगा, लेकिन 3 चीज से घिरा रहेगा। कौन कौन है भाई? तो अग्नि है, बाढ़ है और कलह। यह 3 चीज से हमेशा जो है पाटलिपुत्र, हमेशा जो है पाटलिपुत्र घिरा रहेगा। उन्होंने यही बोला था, ठीक है। फिर बोला है क्या कि कलांतर में पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। देखिए कलांतर मतलब कि समय के साथ जब आगे बढ़ते हैं ना, तब पाटलिग्राम, पहले था पाटलिग्राम था, ग्राम का मतलब गांव होता है, ठीक है। पाटलिग्राम को ही क्या बोला गया? पाटलिपुत्र बोला गया। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कलांतर यानी कि बाद में पाटलिग्राम को क्या बोला गया? पाटलिपुत्र बोला गया। सुन रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा, छोड़ना नहीं ऑब्जेक्टिव, समझ गए ना। 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 50 से 55 क्वेश्चन आपका बुक से रहेगा, तो बुक से क्वेश्चन पकड़ना चाहिए। ऐसे ग्रामर बताएंगे तो ग्रामर तो पढ़वे करिएगा, लेकिन ग्रामर थोड़ा फंसाता है, इसलिए ग्रामर पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है, लेकिन ऐसा रिस्क नहीं लेना, किताब से आपको फोकट में नंबर मिल जाएगा, समझ गया ना। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कलांतर में पाटलिग्राम को क्या बोला गया? पाटलिपुत्र बोला गया। फिर क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए, नोट डाउन करिएगा कि पाटलिपुत्र जो शहर है ना, इसकी स्थापना कौन किया था जानते हैं? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कौन किया था? उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन। किसने किया था? उदयन ने किया था। देखिए सबसे पहले जो है ना 16 महाजन पद हुए थे। 16 महाजन पद में से एक था मगध महाजन पद था। मगध महाजन पद में अनेकों शासक हुए, ठीक है। उसी शासक में से पहला शासक का नाम था, जिसका नाम था हयक वंश। क्या नाम था? हयक वंश। हयक वंश के शासक था बिंबिसार। पहला राजा कौन हुआ? बिंबिसार हुआ। बिंबिसार के बेटा कौन था? अजातशत्रु हुआ। और अजातशत्रु के बाद कौन है? उदयन आया। और यही उदयन ने जो है ना पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था और उसे अपना राजधानी बनाया था। कौन था? उदयन। कौन था? उदयन। कौन से वंश का था? तो हयक वंश का था। कौन सा वंश था? हयक वंश का यह शासक था, ठीक है। यही जो है ना पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कौन किया था? तो उदयन ने किया था। और आज देखते हैं ना पटना, आप सभी लोग आज पटना कहते हैं ना, देखिए तो पटना शहर की स्थापना जानते हैं कौन किया था? पटना शहर की जो स्थापना है यह किया था शेर शाह सूरी ने। किसने किया था? शेर शाह सूरी ने जो है ना इसकी स्थापना किया था, ठीक है। शेर शाह सूरी जो है पटना शहर की स्थापना किया। यह भी ध्यान दीजिएगा
कि पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया है और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदय ने किया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप सभी लोग इतना उतारिए, इसके बाद हम आगे की ओर बात करते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए उसके बाद क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था और शोभा जो थी ना बहुत ही अच्छा हो गया था, ठीक है। यह कौन बताता है? तो यूनान के राजदूत थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, यही बताता है। ध्यान दीजिएगा कि ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। मौर्य वंश के संस्थापक थे। मैं आपको थोड़ा ज्यादा बता देता हूं, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्हीं के शासन काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था और शोभा बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया था। समझ गए ना, शोभा और रक्षा व्यवस्था। और यह कौन बताता है भैया? तो यह जो है ना मेगास्थनीज बताता है। ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज बताता है, ठीक है। मेगास्थनीज यह कहाँ का राजदूत था? तो यह जो राजदूत था ना, यह यूनान का राजदूत था। यूनान से हमारे देश में यह आया हुआ था, ठीक है ना। दूसरे देश से हमारे देश में आया था, घूमने के लिए आया था, है ना। यह जिसका नाम था मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। और तो और जो है ये ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है ना एक किताब, इसका नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक में ही पूरे पाटलिपुत्र के विषय में अच्छा से बताया है। ये सब आपकी किताब में नहीं मिलेगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। ज्यादा ऑब्जेक्टिव है तो पूछ सकता है। बस ये ध्यान देना है कि जो नॉर्मल बच्चा है ना उसको कम से कम 400 प्लस नंबर, और जो पढ़ने में ठीक है उसको स्टेट टॉपर ला करके इस चैनल का नाम जो है रोशन करना है। बस ये ध्यान देना है, समझ गए ना। इसलिए लगन से पढ़िए, मेहनत करिए। और जितने दोस्त हैं, ग्रुप है जो पढ़ने में कमजोर है, जिनको संस्कृत समझ में नहीं आता, वहां बांटिए। मैं आपको मुजबानी याद करा दूंगा और कंटेंट देने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। कैसे नंबर आएगा वो हम बताएंगे, ठीक है ना। बस आपको जैसे बोलते हैं उसी प्रकार से फॉलो करना है, उसी डायरेक्शन में चलना है। बाकी सब चीज आप हम पर छोड़ दीजिए। कोई सब्जेक्ट हो मैं खुद बताऊंगा और आपको बस करना है, उतना तो करना है, ठीक है ना। बाकी सब चीज का उपाय है, सब चीज एक बैग नहीं ना बता सकते हैं, बस अभी जितना बता रहे ना उतने करिए, ठीक है। चलिए उसके बाद जानते हैं क्या बताता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य का एक कर जाते, इनका एगो बेटा हुआ था, उनका बेटा का नाम था बिंदुसार, ठीक है। अब बिंदुसार के बेटा का नाम जानते क्या हुआ था? अशोक था। क्या नाम था? अशोक। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, अब बिंदुसार का बेटा था अशोक। और अशोक के शासन काल में बड़ी खतरनाक शासक हुआ था अशोक, समझ गया ना। बहुत खतरनाक था एकदम, जहां चलता था ना तबाही लाता था अशोक, ऐसा शासक था। तो यही अशोक के शासन काल में ना पाटलिपुत्र और अच्छा हो गया था, अति उत्कृष्ट, यानी कि बहुत बढ़िया हो गया था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अति उत्कृष्ट अस्ति यानी कि अत्यंत उत्तम हो गया था, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश के शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ ठीक था। कौन बताया? मेगास्थनीज बताया। लेकिन अशोक के शासनकाल में और बढ़िया हो गया था, अति उत्तम था, बहुत ज्यादा उत्तम था, ठीक है। यही बताया गया। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद जो है ना बहु कालम यानी कि अनेक काल के बाद होता है पाटलिपुत्र जो नगर है ना, पाटलिपुत्र नगर बहुत ज्यादा ज्ञान के तौर पर प्रसिद्ध होता है। ज्ञान के तौर पर क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। और यह कौन बताता है भैया? तो यह बता रहा राजशेखर। कौन बताते हैं? राजशेखर साहब बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन बताता है? राजशेखर। कहाँ बता रहा है? तो काव्य मीमांसा बता रहा है। काव्य मीमांसा एक जो है पुस्तक लिखता है, एक काव्य लिखता है, और इसी में जो है ना राजशेखर कूट कूट के पाटलिपुत्र की तारीफ करता है और बताता है कि पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। देखिए इसके बाद क्या आता है? इसके बाद एक श्लोक आता है, सभी लोग उस श्लोक को ध्यान से पढ़े, नहीं तो आपकी स्क्रीन पर वह श्लोक दिखाई दे रहा होगा। बोल रहा है ना, अत्रोपवर्ष वर्षावी पानिनी पिंगलावी व्यडी वरुचि पतंजलि ई परिचिता ख्यातिम मुपजमु, ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा है? देखिए श्लोक का अर्थ हो रहा है ना कि पाटलिपुत्र जो नगर है, पाटलिपुत्र नगर, हम श्लोक लिख रहे हैं, ठीक है। श्लोक का अर्थ लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। बोल रहा है पाटलिपुत्र नामक जो नगर है यह पानिनी के द्वारा, फिर बोल रहा है व्यडी के द्वारा, फिर बोल रहा है वरुचि के द्वारा, फिर बोल रहा है पतंजलि के द्वारा, पतंजलि के द्वारा, है ना। पतंजलि के द्वारा जो है, के द्वारा, पतंजलि के द्वारा
परीक्षित होकर प्रसिद्धि पाई है, यही बोल रहा है, प्रसिद्धि पाई है। ठीक है, यह कौन बताता है? राजशेखर साहब बताते हैं। कहां बताते हैं? काव्य मंसा बताते हैं। क्या बताते हैं? बोलते हैं ना कि जो पाटलिपुत्र नामक नगरवा है ना, यह जो है पाणिनि के द्वारा, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में सबसे पहला व्याकरण का पुस्तक पाणिनि ने ही लिखा है, उसका नाम क्या? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है ना, इन्हें संस्कृत व्याकरण के जनक बोलते हैं। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के जनक बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहला व्याकरण की किताब लिखा था, जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। ठीक है, पाणिनि के द्वारा, वेदी के द्वारा, वरुचि के द्वारा और पतंजलि के द्वारा परीक्षित होकर प्रसिद्धि पाई है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूछेगा कि पाटलिपुत्र नामक नगर जो है किसके द्वारा परीक्षित होकर प्रसिद्धि पाई है। इसमें से कोई एगो नाम रहेगा, बाकी 3 गो नाम गलत रहेगा। ठीक है, या हो सकता है कि 3 गो नाम देके चौथा ऑप्शन जो इनमें से सभी दे सकता है, इसलिए इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, किसने बताया था? राजशेखर ने। कहां बताया था? काव्य मीमांसा बताया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है ना, कितने अन्य ग्रंथ में, कितने जो है कतिपयसु प्राचीन ग्रंथ बोल रहा है, कितने ग्रंथों में या पुराणों में जो है पाटलिपुत्र नामक जो नगर है ना, इसका और प्राचीन नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर देखने को मिलता है। समझ गए ना, कुसुमपुर या कुसुमपुर देखने को मिलता है। यानी कि बस ये ध्यान दीजिए कि आज इसे क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। पटना से पहले क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र बोलते थे। पाटलिपुत्र से पहले क्या बोलते थे? पाटलीग्राम बोलते थे। पाटलीग्राम से पहले क्या बोलते थे? कुसुमपुर। ठीक है ना, कुसुमपुर बोलते थे। कुसुमपुर बोलते थे। ठीक है, कुसुमपुर बोलते थे या कुसुमपुर बोलते थे, बस ये ध्यान देना, कुसुमपुर बोलते थे। ठीक है, ये ध्यान देना, कुसुमपुर या कुसुमपुर। आज इसे क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। पटना से पहले पाटलिपुत्र बोलते थे। पाटलिपुत्र से पहले पाटलीग्राम बोलते थे। पाटलीग्राम से पहले क्या बोलते थे? कुसुमपुर या कुसुमपुर। यह हमेशा पूछता है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है, तो कुसुमपुर या कुसुमपुर है। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए अब बात आता है ना कि आखिर जो है पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर क्यों पड़ा था। तो ऐसा बोल रहा है ना कि ऐसा ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप जो है ना, बहुत भारी मात्रा में पुष्पों का उत्पादन होता था। बहुत भारी मात्रा में क्या होता था? पुष्प समझते हैं ना, फूलों का उत्पादन होता था। ठीक है, वही बोल रहा है, बहुत ज्यादा पुष्प का उत्पादन होता था। और पुष्प होगा तो पुष्प देखते हैं पाटल होता है। अरे पंखुड़ी देखे, पंखुड़ी देखिएगा, गुलाब के फूल में पंखुड़ी होता है, अड़हुल के फूल में पंखुड़ी होता है। तो वही बोल रहा है कि इस नगर के समीप में बहुत ही ज्यादा फूल होते थे, बहुत ज्यादा पुष्प होते थे। और पुष्प में तो होगा ना पाटल यानी कि पंखुड़ी होता है, और उसी पाटल से क्या निर्माण हुआ है? पाटलीग्राम हुआ है। यानी कि पाटली का मतलब क्या होता है? पाटल। और पाटल का मतलब क्या होता है? फूलों की पंखुड़ियां। जैसे गुलाब के पंखुड़ी देखते होंगे ना, देखता है ना, कोई फिल्म में देखते होंगे, सीरियल में देखते होंगे कि गुलाब के पंखुड़ियां लेके एक एक पंखुड़ी तोड़ के नीचे गिराता है कि यस है, नो है, करता है कि नहीं करता? वही हाल है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि यह पाटलीग्राम हो गया। ठीक है, पाटलीग्राम का बाद में क्या नाम पड़ा? पाटलिपुत्र पड़ा। अब पाटलिपुत्र के बाद क्या नाम पड़ा इसका? पटना पड़ा। ठीक है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदय ने किया था और पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। इसको भी ध्यान देना। ठीक है, वही बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है आपका? बोल रहा है ना कि शरद काल में, समझ गए ना, शरद काल में यहाँ जो है कौमुदी महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। किस काल में बोल रहा है? शरद काल में। ठीक है, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद देखिए अब क्या बोल रहा है जानते हैं? शरद काल में। ठीक है, ये नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरद, हम जितना लिखवाते हैं ना सब लाइन नोट कर लीजिएगा। शरद काल में यहाँ जो है ना कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौन सा महोत्सव है? कौमुदी महोत्सव। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जितना हम बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, और यह महोत्सव जो है ना गुप्त वंश के शासनकाल मनाते थे। गुप्त वंश, ठीक है, कौन सा वंश है? गुप्त वंश के शासनकाल। गुप्त वंश के शासनकाल में यह चलता था। और गुप्त वंश की स्थापना जो है ना श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। कुछ आपको हिस्ट्री वाला पॉइंट बता देते हैं। यह डायरेक्ट पूछता है कि कौमुदी महोत्सव किस काल मनाते थे? शरद काल मनाते थे। कौन से वंश का लोग मनाता था? तो गुप्त वंश के लोग मनाता था। इसलिए जितना पॉइंट लिखाते हैं सब बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि अभी जो है ना, जैसे कि आज के समय में देखते हैं ना दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से लोग मनाते कि नहीं मनाते, वैसे ही जो है कौमुदी महोत्सव उस समय के लोग बहुत ही ज्यादा मनाते थे।
और आज के समय क्या दुर्गा पूजा या छठ पूजा मनाते हैं ना, बस वही बता रहा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, काल चक्रवात, जैसे जैसे समय के साथ क्या होता है परिवर्तन होता है। मध्यकाल में, मध्यकाल से पहले जो है ना लगभग 1000 वर्षों तक ले जो है पाटलिपुत्र का सिचुएशन क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, पाटलिपुत्र का सिचुएशन हो गया पूरी तरीके से खराब। लेकिन जब मध्यकाल में मुगल वंश आता है ना, मुगल वंश जब आता है ना, उस समय पाटलिपुत्र क्या होता है, उसका विकास होता है। तो वही बोल रहा है कि मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र की स्थिति गड़बड़ा गई थी, लेकिन ऐसा जो है ना मध्यकाल में इसकी स्थिति गड़बड़ा गई थी। कहां बताया गया, मुद्राक्षस में। कहां बताया गया है, मुद्राक्षस में। ये ध्यान दीजिएगा कि मध्यकाल में जो है ना पाटलिपुत्र की स्थिति गड़बड़ा गई थी। यह कौन बता रहा है, मुद्राक्षस बता रहा है। ठीक है, अब मुद्राक्षस के लेखक कौन है, मुद्राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। कौन है, विशाखा दत्त। ये ध्यान दीजिएगा, विशाखा दत्त इहो बताया था पाटलिपुत्र के विषय में, और यही बता रहा है कि मध्यकाल में इसकी स्थिति जो है खराब हो गया था। लेकिन मुगल वंश के शासनकाल में यह फिर से डेवलप किया। देखते ना मुगल वंश के शासनकाल में ना शेरशाह सूरी आया था, वही बता रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अंग्रेज आता है। अंग्रेज के शासनकाल में तो पटना बहुत तेजी से विकास कर रहा था, बहुत तेजी से विकास करता है। समझ गए ना, पाटलिपुत्र पटना बहुत तेजी से क्या होता है, विकास कर जाता है। और आज जो है ना पटना जो है यह पटन शब्द से निर्मित हुआ। ठीक है, यह जो है जो पटना आपका शब्द है, पटना जो है यह किससे निर्मित हुआ है, पतन शब्द से निर्मित हुआ है। और आज भी पटना में आपको पटन देवी मंदिर मिलेगा। क्या मिलेगा, पटन देवी मंदिर देखने को मिलेगा। और ऐसा मानना है कि ये जो पटन देवी मंदिर है यह पूरे पटना की पालनहार है और उसकी रक्षा करती है। कौन है, पटन देवी मंदिर। पटना शब्द किससे निर्मित हुआ, पतन शब्द से निर्मित हुआ। पतन का मतलब हार होता है। ठीक है, और पतन का मतलब क्या होता है, हार होता है। और आज भी पटना में पटन देवी मंदिर मिलेगा आपको, पटन देवी मंदिर। ऐसा अनुमान है कि पटन देवी मंदिर जो है पूरे पटना की पालनहार है, उसकी जो है नगर पालिका देवी है। ठीक है, नगर पालिका देवी। अब देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है ना इसके बाद बोला संप्रति, यानी कि आज के वर्तमान समय में पाटलिपुत्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। और यह बिहार की क्या है, राजधानी है, बिहार की राजधानी है। ठीक है, और इस नगर का विस्तार दिनों दिन हो रहा, नगर का विस्तार क्या है, दिनों दिन हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। मैंने शुरू में बताया था कि उत्तर दिशा में क्या बहता है, गंगा नदी बहता है। और यही जो है एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, गांधी सेतु। ऐसे अभी भूपेन हजारिका सेतु हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये पुराना इसलिए बोल रहा है गांधी सेतु। ठीक है, बोल रहा है ना गांधी सेतु पुल है। कैसा पुल है भाई, तो एशिया का सबसे बड़ा पुल है। मैं बता दे रहा हूं कि अभी सबसे बड़ा पुल कौन है, अभी सबसे बड़ा पुल है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, लेकिन ये पुराना किताब है इसलिए दिया हुआ है। सबसे बड़ा पुल क्या है, गांधी सेतु है, एशिया का सबसे बड़ा पुल बता रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ अनेक प्रकार के संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यही है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यानम है, ये सभी यहाँ। यानी कि पटना में क्या क्या मिलेगा, तो पटना में गांधी सेतु पुल है ना, गोलघर, गोलघर नहीं जानता, गोलघर है, तारामंडल है, चिड़ियाघर है, हवाई अड्डा है, सचिवालय है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, ये सभी यहाँ प्रेजेंट है। इसी कारण से बिहार की राजधानी पटना है। और आज भी पटना काफी ज्यादा आपको प्रसिद्ध देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर यही क्या बोलता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी यही है। ये ध्यान दीजिएगा, सिख समझते हैं ना, सिख धर्म होता है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। कौन थे, गुरु नानक थे। ये इसके पहले गुरु थे। कौन थे, पहला गुरु था। और क्या बोल रहा है, सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इसके 10वें गुरु हैं। कौन से गुरु हैं, 10वें गुरु हैं। और इन्हीं का जो है ना जन्म स्थान क्या, पटना है। इसलिए देखिएगा हमेशा जो सिख पूर्णिमा होता है ना, वैशाख की जो पूर्णिमा होता है, पूरे सिख लोग पंजाब से आते हैं, बिहार में आते हैं। ठीक है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्मदिन वही पड़ता है। और ये जो है उनके 10वें गुरु भी हुए थे, सिखों के 10वें गुरु हुए थे। ठीक है, अब देखिएगा पूरे भारत के अनेक तीर्थयात्री जो होते हैं बिहार में आते हैं। क्यों आते हैं भाई, देखिए सावन के पावन महीना में आते हैं, जल का ढान करने के लिए आते कि नहीं आते हैं। गंगा नदी से जल लेंगे और जाके बाबा गरीबनाथ होता है, हरिनाथ मंदिर होता है, या बाबा धाम जल ढारते हैं। इसलिए अनेकों तीर्थयात्री जो है यहाँ आते हैं। स्पेशली बिहार के छठ पूजा देखिएगा कितना ज्यादा प्रसिद्ध है। बिहार के छठ पूजा है ना, पूरे भारत में धूम मचा देता है अकेले, वही बोल रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है। इस प्रकार से क्या होता है, यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब एक चैप्टर को मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा।
इस प्रकार से दोस्तों आपका सेकेंड चैप्टर जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब कितने अच्छे से आप इसका नोट्स बनाते हैं और कितने अच्छे से रिवीजन करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बस आप जैसे बोलते उसी प्रकार से पढ़ते रहिए, बाकी आप संस्कृत का टेंशन छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। अब आप सभी लोग नोट्स बना लिए होंगे, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था मैं वो बता देता हूं कि गौतम बुद्ध जो है भविष्यवाणी क्या कहते हैं पाटलिपुत्र को लेकर के, तो उन्होंने यह बताया था कि जो पाटलिपुत्र नामक नगर है यह हमेशा अग्नि से, बाढ़ से, कलह से हमेशा घिरा रहेगा, ये बताए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा राजदूत आया था, तो यूनान का राजदूत था, उसका नाम क्या था, मेगास्थनीज था, ये भी ध्यान देना है। फिर ये बोला गया है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर है। कौन है, राजशेखर। उन्होंने क्या बताया था, यह बताया था कि पाटलिपुत्र नामक जो नगर है यह वरुचि, पतंजलि, वेदी, पाणिनि के द्वारा परीक्षित होकर महान बना है। ठीक है। फिर ये बोला है कूटनीम काव्य के लेखक कौन थे, दामोदर गुप्त। कौन थे, दामोदर गुप्त। उन्होंने पाटलिपुत्र की तुलना किससे किया, इंद्रलोक से किया। किससे किया, इंद्रलोक से किया। किसके दृष्टि से, तो ज्ञान एवं वैभव की दृष्टि से किया था। फिर आपने देखा कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कौन किए थे, तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया था। फिर आपने यह भी देखा कि पटना जो शब्द है यह इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने किया। फिर क्या देखें कि पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, पटना है। और पाटलिपुत्र का सबसे पुराना नाम क्या है, कुसुमपुर या कुसुमपुर। क्यों भाई, तो उसके आसपास के एरिया में क्या होता था, केवल फूल ही फूल होता था, बहुत ज्यादा फूलों का उत्पादन होता था। फिर क्या है, शरद काल में कौन सा महोत्सव था, तो शरद काल में कौमुदी महोत्सव था। कौन सा था महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। और कौन मनाता था, तो यह गुप्त वंश के शासनकाल के लोग मनाते थे। फिर क्या आपने देखा कि सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ जन्म हुआ, तो बिहार में हुआ। बिहार के कहाँ, पाटलिपुत्र में हुआ। और सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। आज के वर्तमान समय में पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यह बिहार की राजधानी है, यहाँ गोलघर है, यहाँ गांधी सेतु नामक पुल है, यहाँ जाइएगा तो आपको हवाई अड्डा मिल जाएगा, हवाई अड्डा है ना, हवाई अड्डा पटना में। फिर वही बोल रहा है कि यहाँ चिड़ियाघर है, पटना जू है कि नहीं, पटना का चिड़ियाघर है, संग्रहालय है, हाई कोर्ट है। इसके कारण जो है वर्तमान समय में भी पाटलिपुत्र प्रसिद्ध है। फिर क्या क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। किस दिशा में बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, आएंगे तो थर्ड चैप्टर के बारे में, लेकिन उससे पहले इसका कुछ क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद कहाँ चलेंगे, थर्ड चैप्टर की ओर चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।